प्रकाश के अपवर्तन की घटना दो नियमों पर आधारित है, जिनमें से हम पहला नियम देखें तो अपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, यदि हम अपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात लें तो ये सदैव ही एक निश्चित राशि आती है, जिसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम दर्शाते हैं म्यू से। लेकिन यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिया जा रहा है तो हम लिखते हैं 1 म्यू 2। ये बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि अपतन कोण की जिया अपॉन अपवर्तन कोण की जिया। और इसे सबसे पहले बताया था डच साइंटिस्ट स्नेल ने, इसलिए दूसरे नियम को हम स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। एक माध्यम को हम दूसरे माध्यम से जब कंपेयर करते हैं तो उसी के आधार पर अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि हम किसी माध्यम को यहाँ रखे हुए हैं तो इसका मतलब वो माध्यम किससे कंपेयर किया जा रहा होगा, क्योंकि आसपास क्या है, वायु है, और वायु भी एक माध्यम है। तो जब कोई अन्य माध्यम ना हो तो ये स्पष्ट है कि आसपास तो वायु है ही, तो हम उस माध्यम की तुलना किससे कर रहे हैं, वायु से। जब हम किसी माध्यम को अन्य माध्यम से तुलना करते हैं तो इस प्रकार उस माध्यम का अपवर्तनांक दो तरह का हो सकता है। एक तो निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब हम उस माध्यम की तुलना वायु या निर्वात से कर रहे हैं, क्योंकि जब माध्यम कहीं रखा होता है तो आसपास कुछ ना हो तो वायु तो मौजूद होगी ही। अगर वायु भी ना हो वहां पर उस केस में हम निर्वात लेते हैं। तो निर्वात या वायु की तुलना में जब किसी माध्यम की अपवर्तनांक निकाला जाता है तो उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इस प्रकार निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल म्यू से दर्शाया जाता है, या फिर हम कभी कांच का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो हम म्यू जी लिख देते हैं, पानी का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, वाटर है इसलिए म्यू डब्ल्यू लिख देते हैं। और स्नेल के नियम के अनुसार यदि हम देखें तो म्यू जी या म्यू डब्ल्यू बराबर होगा साइन आई अपॉन साइन आर, जहां पर आई अपतन कोण है और आर अपवर्तन कोण होता है। यानी कि प्रकाश वायु या निर्वात से चलती हुई उस माध्यम में प्रवेश करती है तो अपतन कोण कहाँ बनता है, वायु में, और अपवर्तन कोण कहाँ बनता है, उस माध्यम के अंदर। हम ये भी जानते हैं कि प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में चेंज हो जाता है। यदि प्रकाश का चाल वायु में या निर्वात में c है और माध्यम में प्रकाश का चाल v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है c अपॉन v, जहाँ c यानी कि वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस स्थिति में बिल्कुल स्पष्ट है कि हम माध्यम की तुलना वायु या निर्वात से कर रहे हैं। अब ये बताओ मुझे कि निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है। हम निर्वात से या वायु से कंपेयर कर रहे हैं तो निर्वात का अपवर्तनांक हम 1 लेते हैं और वायु का 1.00029 होता है, जो कि लगभग 1 के बराबर होता है। और इसी से ही दूसरे माध्यम की तुलना करें तो हमें प्राप्त होता है उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसी प्रकार दो अलग अलग माध्यम रखे गए हों, जैसे कि पानी और कांच या फिर तेल, तो इन दोनों माध्यम की तुलना जब की जाएगी तो इस अपवर्तनांक को हम कहेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसे भी हम म्यू से दर्शाते हैं, पर हम एक माध्यम की तुलना दूसरे से कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर कुछ नीचे नोटेशंस लिख देते हैं। मान लीजिए कि प्रकाश पानी से चल के कांच में प्रवेश कर रहा है। पानी के लिए, वाटर के लिए हम W लिखते हैं, कांच यानी कि ग्लास के लिए हम G लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे W म्यू G, यानी कि पानी के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं हम, ग्लास का अपवर्तनांक है, तुलना किसके साथ कर रहे हैं, पानी के साथ।
तो W को हम सामने लिखेंगे और G को हम पीछे लिखेंगे। जिसका अपवर्तनांक निकालने वाले होते हैं उसको हम पीछे की ओर लिखते हैं। वैसे ही यदि कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तुलना की जा रही है तो हम लिखते हैं 1 म्यू 2। यहाँ पर सेकंड वाले माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात किया जा रहा है पहले वाले माध्यम की तुलना में। यदि पहले वाले माध्यम में प्रकाश का वेग v1 है और अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम में उसका वेग v2 है, तो फॉर्मूले के अनुसार 1 म्यू 2 बराबर होगा v1 अपॉन v2, यानी कि पहले माध्यम में प्रकाश का वेग अपॉन दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। और इस प्रकार किसी माध्यम का अपवर्तनांक कई और कारणों पर भी निर्भर करता है, जिनमें से पहला है लिए गए माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर। आपने कौन से दो जोड़े लिए हैं, क्योंकि ये दो जोड़े जो हमने लिए हैं इनमें प्रकाश का वेग अलग अलग होगा और जब इसकी तुलना की जाएगी, इसका अनुपात निकाला जाएगा, तो इसके अनुसार इनका अपवर्तनांक भी चेंज हो जाता है। जैसे कि कांच का अपवर्तनांक वायु की तुलना में लिया जाता है 1.5। नेक्स्ट, माध्यम के घनत्व पर। यहाँ पर घनत्व से मतलब है प्रकाशिक घनत्व। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अलग अलग प्रकाशिक घनत्व वाले माध्यम में प्रकाश का वेग डिफरेंट होता है। यदि प्रकाशिक घनत्व अधिक है तो वहाँ प्रकाश का वेग कम होगा और प्रकाशिक घनत्व कम है तो प्रकाश का वेग अधिक होगा। इसके अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश के रंग पर। प्रकाश का अलग अलग रंग उनके अलग अलग तरंग दैर्ध्य के कारण होता है और तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक में सूत्र कॉची ने बताया था। इसे हम कॉची का सूत्र कहते हैं। कॉची के सूत्र के अनुसार म्यू बराबर a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। इस प्रकार ये सीरीज आगे चलते जाती है और इस सूत्र से हम देखें जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक इनका संबंध व्युत्क्रमानुपाती का है, यानी कि तरंग दैर्ध्य अधिक हुआ तो अपवर्तनांक कम होगा और तरंग दैर्ध्य कम हुआ तो अपवर्तनांक अधिक होगा। यदि हम दृश्य प्रकाश को देखें तो इसमें 7 रंग होते हैं, जिनमें से बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है और बैगनी वाले रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। और यही कारण है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, क्योंकि लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है, मतलब वो अपने रास्ते से ज़्यादा विचलित नहीं होता और वो दूर तक गमन कर सकता है। नेक्स्ट है माध्यम के ताप पर। यदि हम माध्यम का ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रकाशिक घनत्व कम हो जाता है और प्रकाशिक घनत्व कम हो जाने पर उसका अपवर्तनांक भी कम हो जाता है, यानी कि ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक कम होगा और ताप घटाने पर अपवर्तनांक बढ़ेगा। इन सभी कारकों से यह स्पष्ट है कि अपवर्तनांक का मेन कारण है भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश के चाल का भिन्न भिन्न होना। यदि किसी एक माध्यम में प्रकाश का चाल v1 है और अपवर्तन के पश्चात प्रकाश का चाल v2 है दूसरे माध्यम में, तो स्नेल के नियम के अनुसार हम लिखते हैं 1 म्यू 2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, जहाँ साइन आई पहले माध्यम में अपतन कोण है और साइन आर दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण है। और हम ये भी जानते हैं 1 म्यू 2 बराबर होता है v1 अपॉन v2, यानी कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपॉन दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। इन दोनों समीकरण से हम देखें तो हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू v1 अपॉन v2। अब मान लीजिए प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। विरल माध्यम का प्रकाशिक घनत्व कम होगा, इसका मतलब विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक हुआ। सघन माध्यम में प्रकाशिक घनत्व अधिक होगा, यानी कि यहाँ पर प्रकाश का वेग कम होगा। इस अनुसार हम लिख सकते हैं v1 इज ग्रेटर देन v2 और हम लिख सकते हैं sin i इज ग्रेटर देन sin r, और यहाँ हम तुलना करें तो i इज ग्रेटर देन r, यानी कि इन दोनों माध्यम का पेयर हम देखें तो I का मान R की तुलना में अधिक है। तो इस कंडीशन में जब अपवर्तन होता है, यानी कि विरल से सघन माध्यम में, तो प्रकाश की किरण अभिलंब के पास झुकती है। यदि हम कंडीशन रिवर्स कर दें,
हम सघन से विरल माध्यम में अपवर्तन देखें, उस कंडीशन में सघन माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक है, वहां वेग कम होगा। विरल माध्यम में प्रकाशिक घनत्व कम है, वहां वेग अधिक होगा। तो हम क्या लिखेंगे? V1 इज लेस देन V2, जहां V1 सघन माध्यम का वेग ले रहे हैं और V2 विरल माध्यम का वेग ले रहे हैं। I सघन माध्यम में अपतन कोण ले रहे हैं और R विरल माध्यम में अपवर्तन कोण। इस अनुसार sin I का मान भी sin R से कम हो जाएगा और I का मान भी R से कम होगा। और इस स्थिति में यदि अपवर्तन हुआ तो हम देख सकते हैं जो अपवर्तित किरण होगी वो अभिलंब से दूर झुकेगी। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में यह देखा गया है, जब प्रकाश अलग अलग माध्यम से गुजर रही है, जब अलग अलग माध्यम से गुजरेगी तो प्रकाश का विचलन होगा, वो अपने रास्ते से मुड़ते जाएगी, दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ते जाएगी। और यदि प्रकाश के मार्ग को उल्टा कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, तो वो उसी रास्ते पर लौटती है जिस रास्ते से वो चलकर आई है। यानी कि हर जगह पर उसने जिस मोड़ का अनुभव किया होगा, जब वो वापस जाएगी तो उसी मोड़ से वो गुजरती हुई वापस चली जाती है। और प्रकाश की इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। यदि हम इसको समझने के लिए कांच और वायु का एक जोड़ा लेते हैं, यहाँ पर प्रकाश पहले माध्यम वायु में गमन करती हुई इस कांच में प्रवेश कर रही है। यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हुआ और वो अभिलंब के पास झुक गई। यदि हम इस कांच में एक मिरर रख दें अंदर और इस मिरर की सहायता से इस अपवर्तित किरण के डायरेक्शन को रिवर्स किया जाए, हम जानते हैं कि कांच में जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वहाँ पर परावर्तन के नियम का पालन करती है, मतलब जितना ही आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। यहाँ पर प्रकाश कांच पर अभिलंबवत पड़ेगी, लंबवत पड़ेगी तो वो टकराकर वापस लंबवत ही उसी मार्ग पे गुजर जाएगी। यहाँ पर तो ठीक है, ये वापस जा रही है, लेकिन जहाँ पर फिर इन दोनों माध्यमों के बीच में इंटरफेस मिल रहा है, अपवर्तक पृष्ठ मिल रहा है, वहाँ पर अपवर्तन एक बार फिर होने को है और अपवर्तन के पश्चात भी ये उसी मार्ग पर वापस चली जाएगी जैसा कि वो अपतित हुई थी। यहाँ पर हमने कांच का अपवर्तनांक वायु के तुलना में लिया है a/μg, ये बराबर होगा sin I अपॉन sin R, स्नेल के नियम के अनुसार। लेकिन यदि जब सघन से विरल में जा रहा है यानी कि कांच से वायु में जा रहा है तो हम उसका अपवर्तनांक लिखेंगे g/μa, मतलब वायु का अपवर्तनांक अब कांच की तुलना में लिया जा रहा है। अब यहाँ हम देखें तो इस कांच के अंदर जो कोण बन रहा है R, वो यहाँ पर अपतन कोण की तरह कार्य करेगा और जो अपतन कोण I हमने बाहर लिखा था वो इस पेयर के लिए अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो स्नेल के नियम के अनुसार हम लिखेंगे g/μa बराबर sin R अपॉन sin I। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम गुणा कर दें तो हम लिखेंगे a/μg इंटू g/μa बराबर sin I अपॉन sin R इंटू sin R अपॉन sin I। sin I कैंसिल हो जाएगा, sin R कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा केवल 1। तो हम लिख सकते हैं a/μg इंटू g/μa बराबर 1 और पक्षांतर करेंगे तो a/μg बराबर 1 अपॉन g/μa। इस प्रकार उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार हम लिख सकते हैं एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के। और हम इस प्रकार आगे ऐसा भी लिख सकते हैं 1/μ2 बराबर 1 अपॉन 2/μ1। और यदि कांच और वायु की तुलना करें तो कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष होता है 3/2, तो वायु का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष हो जाएगा 2/3।